हम फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म चैप्टर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। यानी इन 50 क्वेश्चंस में मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि एनसीईआरटी की थ्योरी से फ्रेम किए गए हैं या एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन या बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इन 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर किए गए हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो इससे ना कि ओनली आपका आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म चैप्टर अच्छे से रिवाइज होगा, बल्कि इसके साथ साथ एग्जाम के लिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको साथ में ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या किस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और आज के वीडियो में मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराया जाए, एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करा सकता है वो भी वीडियो में बताया जाए, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं वो भी मैं साथ में कवर करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, मुझे लगता है इस बार आपके एग्जाम में जो साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग है या यूं कहें जो एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके साथ साथ आइसोमेरिज्म में इस बार आपके एग्जाम में कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी इजी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक सिंपल गैस होती है और गैस के आधार पे दो चार टॉपिक टीचर ने गैस कर दिए, लास्ट ईयर का एनालिसिस करके हम गैस करते हैं, उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स या पॉइंट्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, देखो भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पहले चैप्टर हैं, बेसिक चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो आगे भी हमारे काम आते हैं। इसलिए आपके दोनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए तभी, ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और ऑर्गेनिक में आप 100% स्कोर करके आए। तो प्लीज इन चैप्टर को आप इग्नोर ना करें बल्कि अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सब जानते हैं भाई ये बीवाइज क्लासेस की जो केयर टेस्ट सीरीज है, केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको रिवीजन टेस्ट के साथ साथ मेजर टेस्ट भी मिलते हैं, साथ में वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, जहां पे मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कराता हूं, एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है वो बताता हूं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं वो सब आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। तो उसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का। तो जब भी हम टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन सेकंड है, 4th, 8th, 10th, 16th, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 29th, 32nd, 37th, 40th, 41st, 42nd एंड 46th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर दोबारा से आपको इस टेस्ट को रिवाइज करना है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन इनमें से मिस्टेक हो जाता है या आप सोल्व नहीं कर पाते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमेशा मैं आपको करता हूं भाई, जब भी आप कोई टेस्ट का सॉल्यूशन देखें प्लीज उससे पहले आप एक बार बीवाइज क्लासेस ऐप पे जाके केयर टेस्ट सीरीज से उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर ले। भले ही आपको अच्छे से नहीं आता है, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे, चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी, आपका चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहां से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकता है। अब टेस्ट के सॉल्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड विद एस्ट्रिक इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई जहां पे स्टार लगा है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा? देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें, कार्बन sp3 की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा कार्बन sp2 की और सबसे ज्यादा कार्बन sp की होती है। कार्बन sp 3.25, इसकी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। कार्बन sp2 2.75 और
कार्बन sp3 2.5 होता है। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। अब चेक करो, जहां पे कार्बन sp वही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे ये स्टार वाला कार्बन sp3 है, यहाँ पे ये sp2 है, इसमें ये sp है और ये वाला sp2 है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थर्ड में आ गया। आंसर इज थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कंपाउंड दे रखा, द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 बॉन्ड्स इज। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको कंपाउंड में जब भी नंबरिंग करनी होती है, जब भी आप IUPAC नेम लिखते हैं, सबसे पहला रूल ये होता है कि आप क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। जब भी IUPAC नेम लिखते हैं, रूल्स ऑफ IUPAC क्या कहते हैं आप बताओ? रूल्स ऑफ IUPAC सबसे पहला क्या आता है भाई? प्रिंसिपल सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। जब आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, आप ऐसी चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है, या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन इंक्लूड है। दूसरी प्रायोरिटी हम देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को। तीसरी प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए उस चेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्ट करने लग जाते हैं, फिर इसके बाद आपकी प्रायोरिटी आएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मान लीजिए एक से ज्यादा ऐसी चेन आ रही है जिनमें पहले तीन रूल के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहा है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड है, तो उनमें एक से ज्यादा चेन में उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। तो ऐसे तो हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा, अच्छा इसमें अगर आपको कभी ये सिलेक्ट करना है, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो रहा है, दोनों साइड जाने पे सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, कहीं से आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, ध्यान रखना। सेकंड आता है नंबरिंग ऑफ चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट लोकेंट नंबर। लिस्ट लोकेंट नंबर किसको दिया जाएगा भाई? आप जानते हैं, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी आएगी, फिर सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी आती है, ये ऑर्डर होता है। ठीक, और अगर एक से इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है, वन सब्स्टिट्यूएंट, देन फॉलो लिस्ट लोकेंट नंबर। लिस्ट लोकेंट नंबर फॉलो करने का मतलब ये है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को लिस्ट नंबर मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग करेंगे। देन फॉलो लिस्ट लोकेंट नंबर रूल। मान लीजिए लेफ्ट साइड से मिनिमम नंबर पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से आ रहे तो राइट साइड से। अगर फिर भी सेम आ जाए, इफ सब्स्टिट्यूएंट गेट सेम पोजीशन देन लिस्ट लोकेंट, अच्छा फ्रॉम आइदर साइड ऐसा आ जाए, फ्रॉम आइदर साइड, देन लिस्ट लोकेंट नंबर इज गिवन टू अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप। ये मैंने पूरा रिवाइज करा दिया आपको, है ना। गिवन टू अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप, ठीक है भाई। ये पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, अब दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। पूरे चैप्टर में अब सीधी नंबरिंग करूंगा, सीधी नेमिंग, सीधा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन करूंगा और सीधी नंबरिंग करूंगा, फिर बार बार ये नहीं लिखूंगा, बस एक बार लिख दिया, क्योंकि मैंने बोला ना मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया IUPAC का। इस कॉन्सेप्ट पे आपके IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 लेक्चर चलते हैं लगातार। ठीक, अब दूसरा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाए तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड। जब आपको एक सिलेक्ट करना हो, जब दोनों में कंपैरिजन हो, ऐसे नहीं कि हर टाइम हमेशा उसी को दे दो डबल बॉन्ड को। जब दोनों में कंपैरिजन हो जाए कि किसको सिलेक्ट करना, डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करें या ट्रिपल बॉन्ड को, तो उस केस में जैसे अब इसमें देखो ये स्टेट चेन, इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, एक और एक दो मल्टीपल बॉन्ड है, स्टेट चेन हो गई आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग अगर आप लेफ्ट से करते हैं 1
2 3 4 5 6, 1 और 5 पे आया मल्टीपल बॉन्ड। राइट से करो 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 पे आया मल्टीपल बॉन्ड। अब लेफ्ट से भी 1 5 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, राइट से भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, इधर डबल इधर ट्रिपल। तो जिस साइड से डबल बॉन्ड में लिस्ट लोकेंट नंबर पे आ रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन sp2 है, सॉरी हाँ कार्बन sp2 है, sp2 सेकंड कार्बन, और ये sp3, तो ये sp2 और sp3 है। कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, आंसर 3 है। वेरी इजी क्वेश्चन था, ये भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि पहले आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने तो आपको डिटेल में समझाया, कोई रूल लिखना लिख सकते हैं, इससे बाहर कोई आईपीएससी का रूल नहीं जाएगा। और जब भी आपको लिखना ना, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, या बाद में लिख लिया करो या पीडीएफ से लिख लिया करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट आईपीएससी नेम फॉर द कंपाउंड कंसर्न। देखो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, देखो पेंटेन का मतलब ये हो गया ये 5 कार्बन की है, तो पेंटेन को एक काम करता हूं ना, ऐसे बना देता हूं फर्स्ट ऑप्शन में 5 कार्बन की, और 2,2 डाइमिथाइल ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो सही है 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। दूसरा 2 5 7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, तो 8 कार्बन की चेन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन की चेन है। 2 पे मिथाइल और 1 2 3 4 5 पे और फिर 7 पे। अब देखो ये इधर से लिख दिया आपने, लेकिन जब आप इस चेन की नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, ये मेन चेन होगी स्टेट चेन। अब लेफ्ट से अगर आपने देखा 1 2 2 5 और 7 पे आ रहे हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन राइट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सही नाम ये होगा 247 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सही है ना। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ये देखो ये इसने बोला 4 क्लोरो, ये 4 और ये 2 पे मिथाइल, क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4, 1 2 और 4 पे आया, उधर से करो 1 2 3 4 2 और 4 पे आया सब्स्टिट्यूएंट, तो जब सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो जिस साइड से अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप है वो नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होना चाहिए 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ये इसका सही नेम है, जो उसने लिख रखा था वो गलत है। नेक्स्ट फोर्थ ब्यूटेन 4 ऑल 1 आइन, ये देखो ये बोल रहा है 1 पे आइन और ब्यूटेन 4 ऑल, ये इसने गलत कर दिया क्योंकि ये जो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसकी नंबरिंग उस साइड से होगी जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट लोकेंट नंबर मिले 1 2 3 4, तो अब आप बोलोगे इसको ब्यूट 3 आइन और 1 ऑल, ऐसे आएगा, ठीक, समझे कि नहीं समझे, ये होना चाहिए। तो 1 वाला सही है, आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और इसमें हम बोल देंगे कि ये आपका आंसर 1 आ गया, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये जो मैच द कॉलम है ना, ये आपका प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना, एनसीईआरटी से लिया गया है, तो ये एज इट इज आ सकता है, एनसीईआरटी में है, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछा जा सकता है, ठीक। तो अब देखो वो बोल रहा है कि इनका मैच द कॉलम करो, ऑर्थो ए का है, क्या बोल रहा है, ऑर्थो इथाइल एनिसोल, ऑर्थो इथाइल एनिसोल, ये होता है भाई एनिसोल, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे इथाइल लगा दो, ये ऑर्थो पे इथाइल, तो यही तो है, पहला ही तो मैच कर गया इसके साथ, सही तो है। नेक्स्ट है पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, यानी यहां पे ये एनिलीन है, ये इसकी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा,
ऑर्थो, ये हो गया आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये सेकंड के साथ ही मैच कर गया। नेक्स्ट है 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। सी में देखो पहले तो पेंटेन बना लो, ये 5 कार्बन का, बोल रहा है 2 और 3 पे ब्रोमो लगा दो। मान लीजिए ये 2 और ये 3, यहां ब्रोमो यहां ब्रोमो, और 5 पे फिनाइल रिंग लगा दो। यही है ना 5 पे, नहीं 1 पे, ठीक 1 पे इधर से, हाँ क्या लिखा उसने 2 3, एक सेकंड मैंने गलती कर दी कोई, दोबारा करते हैं, नाम पढ़ना इसका 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो अगर यहां पे यहां लगा दूं मैं, अब सही है, ये देखो 1 2 3 4 5, अब सही है इसका नेम, यही बन रहा है क्या, थर्ड में यही बना हुआ, सही है। नेक्स्ट देखो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये आया था नीट वाले पेपर में आया था ये, ठीक, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके क्लास नोट्स में भी करवा रखा है, ठीक। तो क्लास नोट्स में एज इट इज आया है आपके क्लास नोट्स से नीट 2024 में, ठीक। तो अब देखो यहां पे क्या करना होता है, आप नंबरिंग कर लो खुद ही, 1 2 3 4, मैं नंबरिंग कर ली। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 पे फ्लोरो, लो भाई 1 पे फ्लोरो, और क्या बोला 2 पे नाइट्रो, लो भाई 2 पे नाइट्रो, और क्या बोल रहा है 4 पे इथाइल, ये 4 पे इथाइल, हो गया। यही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, आंसर इज 4, आंसर 4। आप इसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पूरे ये चारों के चारों नेम आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी से मैच द कॉलम मैंने आपसे पूछा है, ठीक। किसी को कुछ लिखना तो लिख सकते हो, बाकी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये ऐसे लिख लो इसको, देखो CH2, फिर यहाँ पे दिख रहा है CH2 थ्राइस, यानी 3 बार CH2 आ रहा है ऐसे लाइन से, और फिर ये CO, और ये CH3। अच्छा भाई कई बार एग्जामिनर ये करता है, जैसे यहाँ है ना, जैसे एक बार मैं बता देता हूँ आपको, कई बार एग्जामिनर ये भी लिखता है, जैसे ये लिख दिया, एक सेकेंड, ये लिख दिया CH3 ट्वाइस CH2 ट्वाइस CH3, इसका मतलब पता है क्या है, ये जो CH है ना, इसके 2 CH3 लगे हैं ऐसे, और फिर आगे ये CH2 लगा एक, और फिर उसके आगे 2 लाइन में ऐसे CH2, और ये CH3, ठीक। तो ये मिथाइल टर्मिनल पे है लास्ट में, ये ब्रांचिंग में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ऐसे, लास्ट वाले तो लास्ट में आएगा, और बीच में से अगर मान लीजिए यहाँ मिथाइल ऐसे कर देता, और ये यहाँ पे ओनली कार्बन लिखता, तो मैं करता इस पे भी मिथाइल, इस पे भी मिथाइल, मतलब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है, फिर ऐसा हो जाता, ठीक। ये चीजें, ये इस टाइप से ना कंडेंस फॉर्मूले अभी तक नीट में नहीं पूछे, हालांकि आपके एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में गिवन है, और अच्छे से मैंने आपको क्लास नोट्स में, रैंकर बैच के नोट्स में, या रैंक बूस्टर कोर्स के में अच्छे से करवा रखे हैं, और साथ में आपको कृष्णा बैच में भी करवा रखा है, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा OH, अभी 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, CO की, तो नंबरिंग करो राइट से, 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा 6 पे लगा हाइड्रोक्सी, नहीं मेरा कुछ कम रह गया क्या, इसने 3 बोला था ना यहाँ पे, अच्छा एक CH2 और है, सॉरी 3 तो वही थे, एक कम छोड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये CH2 एक और लगा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 हाइड्रोक्सी, ठीक, हेप्ट एन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 2 ऑन, ये आ जाएगा, देखो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। 5th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट बिटवीन, ये देखो यहां पे इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपेनॉल, और ये क्या है, ये है 2 प्रोपेनॉल, किसकी पोजीशन चेंज हुई, OH की, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप सॉरी पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन चेंज हुई ना फंक्शनल ग्रुप की, आंसर 1, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी इजी, ठीक। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा,
4 पे मिथाइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे कर लेंगे। आंसर इज 3। ठीक, 7th का आंसर 3rd हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, समझना ध्यान से। देखो नंबरिंग करो, ये आपका नंबरिंग करना है। इसका नंबरिंग इधर से करा 1 2 3 4, 1 3 4 पे आया। अगर इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 और 5 पे आया, ये दो और पीछे चला गया। और ये 1 2 3 4, ये सबसे सही है, ये सबसे लिस्ट लोकेंट पोजीशन पे आ रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, 4 पे नाइट्रो। तो 2 क्लोरो पहला क्या हो गया? 2 क्लोरो, और फिर बोलोगे 1 पे मिथाइल और 4 पे नाइट्रो, बेंजीन। देखो कहां पे ऐसा, 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, ये एक ही ऑप्शन है ना? बाकी दूसरे का भी नेम चेक कर लो। अब ये फिनोल है, तो फिनोल में ये मेन चेन यही हो गया ना, मेन तो आपका फिनोल। तो नंबरिंग भी 1 2 3 ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, तो 3 4 डाई मिथाइल फिनोल हो जाएगा। फर्स्ट ये आंसर आ गया। आंसर इज 1। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज, देखो आइसो ग्रुप जो होता है ना, अगर मान लीजिए जैसे ये होता है, ये है, जैसे ये आपका स्ट्रेट चेन क्या होता है? एन ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, और अगर मान लीजिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग आ जाए, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल जहां भी आ गया, आइसो ग्रुप जहां भी आ गया, उसमें ये मिलेगा आपको। ठीक, ये ध्यान रखना। तो कौन सा आंसर आ रहा है? फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर इज 1। और इस टाइप से अगर आपको दे दे कभी, यहां पे सॉरी, यहां पे वैलेंसी फ्री कर दे, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। और यहां पे अगर ऐसे आ जाए, टर्सरी ब्यूटाइल है। ये आपको याद करना है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। तो ध्यान रखो, एन ब्यूटाइल क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है। क्योंकि ये बार बार है ना आपके एल्काइल हैलाइड में, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर में बार बार यूज होंगे, एनसीईआरटी में भी है। इन चार को कम से कम जरूर याद करो, एक बार लिख लो वीडियो पॉज करके। लिख लिया भाई? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। देखो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये है जिसमें चेन में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे इसने एरोमेटिक भी पूछा है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? वैसे तो हम ये GOC1 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लो, जो मैं बता रहा हूँ एरोमेटिक ही है। जैसे यहाँ पे फ्यूरान, ये मैंने पूछे क्यों है? क्योंकि आपके क्लास नोट्स में भी करवा रखे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी इसलिए पूछे हैं। जैसे फ्यूरान क्या होता है? ये होता है आपका फ्यूरान, ये फ्यूरान है। थायोफिन क्या है? सेकंड थायोफिन, ये थायोफिन होता है, ये आपका थायोफिन है। पिरिडिन क्या होता है? पिरिडिन तो सब जानते हैं, ये पिरिडिन है। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब देखो इन एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम आ रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, तीनों में एक एक हेटेरो एटम है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक है, ये मैंने आपको बता दिया। आंसर इज 4। ये इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, ये एज इट इज आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, बाकी एरोमेटिक कंपाउंड आप आगे सीख जाओगे, अभी तो ये सीखो जहां पे रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम आ जाए, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक थोड़ा है, ये तो एरोमेटिक में आ रहा है ना। ठीक, और एरोमेटिक में भी कैसे दो टाइप के होते हैं, एक तो बेंजोइड जिनमें बेंजीन रिंग आ जाए, एक नॉन बेंजोइड। तो इसमें देखो ये बेंजीन रिंग बन रही है ना, तो नेफ्थलीन तो क्या है? ये तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल दे रखे हैं सारे। ठीक, आंसर इज 2। ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा
फर्स्ट अटेम्प्ट का था। ठीक, नेक्स्ट कर लेंगे ऐसे। ये 11th हो गया। 12th क्वेश्चन देखो फिर। 12th में क्या है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें ईच कार्बन पूछ रखा है, एलिमेंट नहीं सॉरी, यहाँ पे ये H डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ एक ये सिग्मा, 4 सिग्मा sp3, एक सिग्मा एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ sp2, ये भी sp2 और ये कार्बन sp आ जाएगा। चेक कर लो, sp3 sp2 sp2 sp। आंसर इज थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, 12th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन इथेन इथीन एंड इथीन। देखो भाई, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे दोनों sp3 कार्बन होते हैं इथेन में, तो फिर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इथीन वालों की। क्यों? क्योंकि ये दोनों sp2 होते हैं। और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी इथाइन वालों की। क्यों? क्योंकि दोनों sp कार्बन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। इथेन इथीन इथाइन, आंसर इज 1। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द परसेंटेज एस करेक्टर इन sp3। परसेंटेज एस करेक्टर बताना है इन sp3। भाई सिंपल सी बात है, sp3 में सल्फ s तो एक एटम है, लेकिन टोटल कितने हैं? फास्फो सॉरी p ऑर्बिटल, एटम नहीं सॉरी, s तो आपका एक ऑर्बिटल है 3 p के, तो टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल। s का एक डिवाइड बाई टोटल 4 इंटू में 100 कितना आ जाएगा? 25% आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, 25% एस करेक्टर है। आंसर इज 1। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे आप आराम से कर सकते हो। 14, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अब पूछ रहा है किसमें 4 सिग्मा कार्बन कार्बन 4 सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन 6 सिग्मा और पाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1, ट्रिपल बॉन्ड 2। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं ये पहले वाले का। ये देखो पहले वाले में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन 1, ये कार्बन ट्रिपल, ये कार्बन हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन 3। तो इसमें देखो कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हैं? कार्बन कार्बन सिग्मा 1 2 3 4, और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और कार्बन 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 डबल बॉन्ड पाई वाले कितने हैं? ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड का दो। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 है। तो ये आ गया, यही तो आंसर पूछा उसने। आंसर इज 1। ऐसे ही आ जाएगा, पहला आंसर आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्काइल ग्रुप। देखो साइक्लो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो एल्कीन्स का होता है, यानी CnH2n। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये बनेगा आपका साइक्लो एल्काइल ग्रुप। ठीक, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम होगा तो CnH2n -1 आ जाएगा। आंसर चेक करो, आंसर इज सेकंड। आंसर इज सेकंड। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, ठीक, ये है जैसे ये मान लो, जैसे ये है आपका C6H12, यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, ये हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा ना, C6H11, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया। ये एग्जांपल हो गया इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका यूपीएससी नेम बताना। पहले चेन सिलेक्ट करो, कार्बन ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए ये इधर लॉन्गेस्ट चेन जाएगी। नंबरिंग करो, पहला उसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 2 और 3 में 2 मिथाइल 2 3। अच्छा सॉरी नीचे ब्रोमीन भी है, देखो ये नीचे दिख नहीं रहा साहब, ये यहाँ पे ब्रोमीन भी है। तो 3 पे क्या लग गया? 3 पे लगा है 3 ब्रोमो और 2 पे लगा है मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और ये हो जाएगा पेंटेन 5 की चेन
और 1 अल लिख दो या अल लिख दो। तो देखो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, नहीं रॉन्ग हो गया। पेंट 3 ब्रोमो 4 अल, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये 2 मिथाइल पहले लिख दिया 3 ब्रोमो से, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ये भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। बस स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो थोड़ा सा। ये यहाँ पे ये बना रखा है इसने, ये यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा रखा है और यहाँ पे ये CHO, ये ऐसे है नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये हो गया 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द IUPAC nomenclature, the correct increasing order of priorities the correct increasing order of priority for the below mentioned functional group in polyfunctional organic molecule is। देखो सबसे कम होती है NH2 की, उससे ज्यादा होती है OH की, उससे ज्यादा होती है CO की कीटोन की, और सबसे ज्यादा होती है CHO की। इन चारों में तो सबसे आगे आ गया D, उससे पीछे है B, उससे पीछे है A और उससे पीछे है C। CABD आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, और कभी आपको ना ऐसे लिखना पड़ जाए, देखो सबसे कम, मैं तो ऐसे याद करता हूं, पहली प्रायोरिटी आती है भाई COOH की, ठीक, और दूसरी आती है SO3H की, और तीसरी प्रायोरिटी किसकी आएगी? तीसरी आएगी आपकी यहाँ पे एनहाइड्राइड वगैरह अगर है उसकी, चौथी आती है एस्टर की। ये 4 एक साथ याद किए, फिर इसके बाद 4 एक साथ याद करता हूं। पांचवी प्रायोरिटी आती है आपकी एसिड हैलाइड की, छठी प्रायोरिटी आती है आपकी अमाइड की, ठीक, और सातवीं प्रायोरिटी आती है साइनाइड की, आठवीं प्रायोरिटी आती है आइसोसाइनाइड की, फिर 5 एक साथ, ये 4 एक साथ। नाइन्थ आती है CO की, सॉरी CHO की, CHO एल्डिहाइड, फिर 10th आती है CO की, 11th प्रायोरिटी होती है OH की, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है NH2 की। ये ऑर्डर आएगा, ऐसे याद कर ले। 4 4 4 ऐसे ग्रुप बना के याद करोगे तब दिक्कत नहीं आएगी, और सीधा याद करोगे फिर तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक, हो जाएगा। ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अमाइन? देखो भाई 3 कार्बन में, वैसे तो आइसो ग्रुप नहीं बोलना चाहना चाहिए, लेकिन 3 कार्बन में अगर बीच वाले कार्बन में वैलेंसी फ्री हो जाए, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे फ्री वैलेंसी में NH2 लगा दो, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो इसका नेम करो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन, और सेकंड पे लगा है अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। ये हो गया इसका प्रोपेन 2 अमाइन। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था ये आपका, कर सकते हैं भाई आराम से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टेमेटिक नेम ऑफ दिस। अच्छा, यहां ये बेंजीन रिंग लगी है, देखो बेंजीन रिंग भी है, ओपन चेन भी है। तो इनमें सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट की जाती है? जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वही आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, और अगर ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर हम देखते हैं अगर ओपन चेन के पास 3 या 3 से ज्यादा कार्बन है तो ओपन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है, अदरवाइज हमारी एरोमेटिक रिंग ही प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है। ये आपके नोट्स में लिखवा रखा है। तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया मेन COOH, तो ओपन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई हमारी। तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2, 2 पे क्या लगा? 2 लगा, 2 पे लगा फिनाइल, फिनाइल अगर लगा है, फिनाइल 2 कार्बन की चेन, इथेन ओइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। आंसर इज 3, और ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था जो इजीली आप सब कर सकते हैं। ठीक, 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 1 2 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। देखो ध्यान से सुनना भाई, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन ये है, ठीक, इसके बताने हैं। देखो जब भी साइक्लो एल्केन में, है ना, रिंग में, जब किसी 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे डिफरेंट एटम या ग्रुप आ जाए
तो रिंग क्या करेगी, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और एक OH, तो डिफरेंट हो गए ना दो दो पे, तो अब ये GI शो करेगी, यानी ये सिस और ट्रांस बनाएगी। तो सिस ट्रांस बनाओ इसके, ये बन गया, दोनों OH एक साइड आ गए तो ये हो गया सिस फॉर्म। और अगर दोनों ये OH दोनों क्या हो जाए, अपोजिट साइड हो जाए, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांस। अब देखो, अगर बात करें सिस में ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये रहा, इधर का मॉलिक्यूल और इधर का मॉलिक्यूल सेम है, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बट ट्रांस में अगर बात करें, ना तो सिस ऑफ सिमेट्री, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे काट दिया ना, एक OH तो प्लेन के इनसाइड है, एक आउटसाइड है, सिमेट्री नहीं आ सकती। दोनों अगर आउटसाइड होते तो बीच में से काट देते, ठीक, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो अब ट्रांस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ट्रांस के दो आइसोमर बनेंगे, कौन सा, एक तो डेक्स्ट्रो और एक लीवो। तो एक तो सिस है जो कि मीजो कंपाउंड है, और ट्रांस का D और ट्रांस का L, तो टोटल कितने हो गए, टोटल स्टीरियोमर 3 आ जाएंगे। टोटल स्टीरियोमर्स या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 3। आंसर चेक करो, आंसर इज 3rd। वैसे साइक्लिक वाले हमारे नीट में तो नहीं है, बट इतना बेसिक क्वेश्चन तो हमें आना चाहिए, ठीक। आंसर 3 आ गया, और ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप इसको कर सकते हैं। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 21। कुछ नोट करना तो कर सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब होता है अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, है ना, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल दो, या हम इसको कायरल मॉलिक्यूल बोल दें, कायरल मॉलिक्यूल बोल दें, या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोल दें, है ना, ये सारी एक ही बात होती है। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ये सब एक ही बात है, ठीक। तो अब ये कब पॉसिबल है, जब मॉलिक्यूल में ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कभी भी आपको ऐसे ये देखिए ओपन चेन कंपाउंड, तो उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मत चेक करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री इनमें इजीली नहीं आती है, ठीक। तो सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लिया करो। तो सब में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, मैं सीधा ही बोल देता हूं आपको। लेकिन ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस प्लेन में से काटा तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी अनसिमेट्रिक या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। सिमिलरली ऊपर जो ग्रुप है, नीचे जो ग्रुप है, ये D, ये OH, OH, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब इसमें देखो, कुछ बच्चे बोलते सर ये भी तो कट गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। अगर आप बीच में से काटोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। जबकि फोर्थ वाले में साफ साफ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। आंसर आ जाएगा 3rd। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको गुड क्वेश्चन रख सकते हैं, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, ठीक। ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, ठीक। 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd, द D and L enantiomers of an optically active compound, very important for नीट एग्जाम। नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी 2025 में यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले। देखो DL enantiomers जो होते हैं ना, enantiomers have, enantiomer का मतलब होता है D and L isomer, optically active isomers have same physical properties like boiling point, melting point, refractive index, etc. ठीक, but different behavior towards plane polarized light, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, डेक्स्ट्रो तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लीवो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ये आपके एनसीईआरटी में क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, उसमें लाइन लिखी हुई है। आपके नोट्स में भी मैंने लिखवा रखी है, कृष्णा बैच में करवा रखी है, या आपका
रैंक बूस्टर कोर्स हर जगह करा रखी है और नीट में आ चुका है। ये नीट मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, शायद 2021 में आया था, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। ठीक, तो अब देखो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये डिफरेंट हो जाएगा, और सोल्यूबिलिटी ये भी सेम आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। और अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आता तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया, आप इसको आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे। ठीक है ना भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर सिक्स्थ मेंबर ऑफ एल्केन होमोलॉग इज। एल्केन होमोलॉग का मतलब पता है क्या हुआ? सिक्स्थ, पहला है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, छठा हेक्सेन। तो ये हेक्सेन की बात कर रहा है। तो हेक्सेन में आप बताओ कितने बनेंगे? हेक्सेन में सबसे पहले एक तो सिंपल स्टेट चेन में ले लेता हूं, ये हो गया। इसमें कोई और चेंज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो है नहीं जिसकी पोजीशन चेंज कर सकूं। तो एक काम करो, चेन को छोटा कर दो। चेन को छोटा करने का मतलब है 5 की चेन बना दो। अभी भी मेरे पास एक कार्बन है, यानी एक मिथाइल ग्रुप है। अगर मैंने इस पोजीशन पे लगा वापिस 6 की हो जाएगी, या इस पे लगा वापिस 6 की हो जाएगी। तो टर्मिनल पे कभी भी नहीं लगाना। तो क्या इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, इधर से नंबरिंग हो जाएगी, उधर से लगाओ उधर नंबरिंग हो जाएगी। 2 मिथाइल पेंटेन। और इसकी आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, कैसे? ये ऐसे करके 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 ऑप्शन हो गए आपके पास। अब इसमें कोई और चेंज 5 की चेन में हम नहीं कर सकते हैं, तो चेन को छोटा करना पड़ेगा। छोटा जैसे ही करेंगे 4 की हो गई। अब मेरे पास 2 कार्बन है या 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मैं उन दोनों को एक साथ रख सकता हूं इथाइल की फॉर्म में। तो दोनों को टर्मिनल पे रखा, वापस चेन 6 की हो गई। तो टर्मिनल पे कभी रखना ही नहीं है। एक काम करो, इस पे रख देते हैं सर। इस पे रख दिया आपने, ये चेन वापस 5 की होगी और बीच में मिथाइल आ गया, तो 3 मिथाइल पेंटेन, वही केस बन गया। ठीक, ये वाला नहीं करना। तो अब एक काम करो, दोनों को अलग अलग ले लो, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। तो एक बार तो दोनों को क्या करो, एक ही कार्बन पे रख दो, ये हो जाएगा 2,2 मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और एक बार एक काम करो, दोनों को अलग कार्बन पे रख दो, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और कोई केस नहीं बन सकता है। ठीक, तो कितने आइसोमर बने? 5 आइसोमर बने। ये आपके एनसीईआरटी में है और ये आ सकता है एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे पहले आते थे। बताओ भाई हेक्सेन के कितने आइसोमर है? सबके रटे हुए होते हैं कि C6H14 के सर 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, C7H16 के सर 9 आइसोमर बनते हैं, और फिर C10H22 इसके 75 बनेंगे। आपके एनसीईआरटी में है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और ये एनसीईआरटी में सब रट के जाएंगे इसको। लेकिन मुझे लगता है एग्जामिनर इतना टफ पूछेगा, अगर उसको टफ पूछना होगा याद करने वाला पूछ लेगा लास्ट वाला कि डेकेन के कितने आइसोमर बनेंगे। आप बोल देंगे सर 75 बनेंगे। ठीक, तो ये पूछ सकता है एक। तो दूसरा, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? बढ़िया मेथड जो है एग्जामिनर के लिए, जो लेटेस्ट पैटर्न है मेरे अकॉर्डिंग, वो ये है कि 4 आईपीसी नेम दे दो और ये पूछ लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ हेक्सेन या 6th मेंबर ऑफ एल्केन होमोलॉग। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक नीट में आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आगे आएंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, एग्जामिनर देखो पहले क्या होता था, एग्जामिनर ये पूछता था कि हेप्टेन के कितने आइसोमर हैं या हेक्सेन के कितने आइसोमर हैं, डेकेन के कितने आइसोमर हैं। तो ये बच्चों के रटे हुए होते हैं, खूब प्रैक्टिस क्या होता है। आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि भाई 4 नेम दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 6th मेंबर ऑफ एल्केन होमोलॉग, या ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ हेप्टेन। इस टाइप से नया पैटर्न क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो जो भी पॉसिबल केस बन सकते हैं मैं सारे आपको केयर टेस्ट सीरीज में कराऊंगा। आप तो केयर टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो। अगर आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका आंसर लिख लेना, आंसर इज 3rd, और ये आपका कम से कम 1st या 2nd अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो इनके नाम लिख के देखना, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द पेयर ऑफ गिवन कंपाउंड एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। देखो भाई, ध्यान देने वाली बात है,
यहाँ पे जब बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा है तो उसको हम कहते हैं फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फिनोलिक। और बेंजीन से नहीं जुड़ा और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो ये कहलाएगा एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और हम जानते हैं एल्कोहलिक एंड फिनोलिक आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फिनोल की अलग रिएक्शंस होती हैं, एल्कोहल की अलग रिएक्शंस होती हैं, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। आंसर इज फोर्थ। और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग एल्कीन? इसका नेम बताना। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये ऐसे आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ठीक, मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन ये हो गई। नंबरिंग करो, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर 1 2 3 4, 3 पे लग गया मिथाइल और ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन। कर लेंगे ऐसे, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। आंसर इज 4। ये आंसर आ जाएगा आपका 26 का 4। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन असाइनिंग RS कॉन्फ़िगरेशन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी? देखो ये CIP रूल हम पढ़ते हैं। CIP रूल के अकॉर्डिंग है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होती है, और एटॉमिक नंबर सेम हो जाए देन प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होती है। और अगर ये सेम एटम है, एटॉमिक एंड मास नंबर सेम है, देन मास नंबर सेम हो जाए, देन चेक प्रायोरिटी फॉर नेक्स्ट एटम एंड सो ऑन। यही करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो ये हो गया। और फिर अगर आपका ना कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, उसको ऐसे ट्रीट करते हो, कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं और इससे भी 2 कार्बन जुड़े हैं, ऐसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाए तो ये मान के चलते कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं और ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से जुड़ा है। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, ऐसा लगता है कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े, ये मान के चलते हैं। और आगे नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से जुड़ा है, हर नाइट्रोजन के भी 3 कार्बन जुड़े, ऐसा जूम करके चलते हैं मल्टीपल बॉन्ड में। तो इनमें देखो सल्फर जुड़ा, कार्बन जुड़ा, कार्बन जुड़ा, कार्बन जुड़ा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डायरेक्ट सल्फर जुड़ा होगा। ठीक, तो आंसर 1, सल्फर की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आ जाएगी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कर लेंगे भाई, आगे बढ़ जाए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो यहाँ पे CH3 CHBr CH Br और COOH, ये कंपाउंड अगर बीच में से काट दूं, दोनों तरफ सेम है क्या? नहीं है, सो इट इज अनसिमेट्रिक कंपाउंड। अब एक काम करो, चेक करो इसमें कितने कायरल सेंटर है। एक तो ये रहा, एक ये रहा। यहां से डेक्स्ट्रो अलग बनेगा, यहां से अलग बनेगा, यहां से लीवो अलग बनेगा, यहां से लीवो अलग बनेगा, तो डेक्स्ट्रो लीवो 2, डेक्स्ट्रो लीवो 2, टोटल कितने हो गए? 4। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे यहाँ पे, तो सारे ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 कायरल सेंटर है। मीजो कितने बनेंगे? अनसिमेट्रिक 0 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्टिव एज वेल एज इनएक्टिव 4 बन जाएंगे। ऐसे इनएंशियोमेरिक पेयर पूछ ले कितने बनेंगे, फिर आप 2 बोलोगे, क्योंकि 4 अगर डेक्स्ट्रो लीवो, ठीक, तो एक डेक्स्ट्रो लीवो का पेयर ये, एक डेक्स्ट्रो लीवो का पेयर ये, तो टोटल 4 बनते हैं ऐसे। ठीक, मतलब 2 इनएंशियोमेरिक पेयर बनते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे टोटल 4 तो। ठीक, आंसर इज 4। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मेजो कंपाउंड डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज। मेजो कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो अब देखो दे डू नॉट कंटेन कायरल कार्बन, नहीं, उनके पास कायरल कार्बन होते हैं 2 या 2 से ज्यादा। दे हैव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, नहीं, उनमें सिमेट्री के कारण सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज आती है। नेक्स्ट, दे कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सही स्टेटमेंट है। दे डू नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर 3 आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल भी करा देता हूं। मान लीजिए आपके कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहां मिथाइल लगा और यहां मिथाइल लगा, ये OH, ये OH, ये H, ये H, एक कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर, और यहां पे इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है,
दो कायरल सेंटर है, सो इट इज मेसो कंपाउंड। ठीक, ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा इनमें? ब्यूटेन 1 ऑल। चेक कर लो, बनाओ पहला। भाई ऐसे कंपाउंड आपको दिए गए ना, तो ऐसे कंपाउंड में बस एक कायरल सेंटर अगर है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा वो हमेशा। ठीक, ये देखो, नहीं तो वो सिमेट्री अनसिमेट्री देखनी पड़ती है। तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। प्रोपेन 2 ऑल में भी ये देखो कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तीसरा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे मिथाइल प्रोपेन पे 2 ऑल, इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। चौथा ये देखो ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल में अगर हम देखें एक कार्बन के OH लगा, एक हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, इसके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? फोर्थ इज ऑप्टिकली एक्टिव। और आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपको ओपन चेन कंपाउंड दे रखा है, अगर उसके पास ओनली एक कायरल सेंटर है तो हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, 2 3 है, उसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ती है। ठीक, आंसर 4 आ गया 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द यूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर इसमें यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, तो 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और 5 की चेन है पेंटेन, और एसिड हैलाइड के लिए ऑयल क्लोराइड, पेंटेन ऑयल क्लोराइड आ गया। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड, आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का इजी क्वेश्चन था, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नियोपेंटेन फॉर्म्स 1 मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नियोपेंटेन जो होता है, दिस इज नियोपेंटेन, ये है आपका नियोपेंटेन। इसके पास सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन है जिसको आप रिप्लेस करके क्लोरीन को ला सकते हो, और एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, तो ये एक ही टाइप का मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे ये सिर्फ इस टाइप का बनाता है नियोपेंटाइल क्लोराइड, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी, नियोपेंटेन इज आइसोमर ऑफ पेंटेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है पेंटेन के। ठीक, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि ये ओनली 1 मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन, वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा? इसके पास ओनली, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, सारे प्राइमरी है, इसलिए ये एक प्रोडक्ट बना रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन। ठीक, रीजन एक्सप्लेन नहीं करेगा। इफ बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर आ गया 2। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ठीक, गुड क्वेश्चन बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक, 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक मेथड बताता हूं। हमेशा एक काम किया करो, उसको ना आप फीचर में ले जाओ, और फीचर में लेके जाना है। जैसे एक कायरल सेंटर है यहाँ पे है ना, ये इसके काम करो, जो डैश वाला है उस पे एक पे तो नजर डालो, और दूसरे डैश को ना आप टॉप पे रख दो। कैसे? इसको फीचर में लेके जा रहे हैं ऐसे, ये फीचर में, ये मैंने आपको सारे सिखा रखे, रैंकर बैच में भी, रैंक बूस्टर कोर्स में भी। सबसे आसान मेथड यही कि इसको फीचर में ले जाओ। जहां पे आंख आपने रखी उसको बॉटम में रख दो। आंख रखी, इस कायरल सेंटर पे OH आ गया बॉटम पे, और इससे दूर वाले पे डैश वाला टॉप पे आ गया। अब देखो इसी पे बैठ के देखो, राइट साइड में क्या आ रहा है, जहां आप बैठे हो लेफ्ट में क्या आ रहा है? लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में COOH, ये COOH और ये H। फिर इससे नेक्स्ट वाले कार्बन में दूर देखो, COOH राइट और OH लेफ्ट, ये OH और ये COOH। ऐसे ही तो किया है। ठीक, ये होता है फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक, और वैसे कभी आपके ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ये एक टाइप का है, ये दे दिया जिसमें सिंगल कायरल सेंटर है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए H है, यहाँ पे मान लीजिए OH है, यहाँ पे मान लीजिए CH3, यहाँ COOH। तो इसमें एक काम क्या करो, डैश वाले पे, इसमें ना हम क्या करते हैं, सॉलिड वाले पे नजर रखते हैं, इस पे बैठ जाते हैं सॉलिड वाले पे, और सॉलिड वाले पे बैठने के बाद फिर देखते हैं, और इसको टॉप पे रख देते हैं। तो आपने क्या किया, OH नीचे आया बॉटम पे और H टॉप पे आ गया।
जहां बैठे हो वो बॉटम पे आएगा, ठीक। और यहां बैठ के देखो, अब राइट में CH3 आ रहा है, लेफ्ट में COOH, ये लिख देंगे ऐसे। लेकिन ये एग्जैक्ट फीचर प्रोजेक्शन नहीं है। अगर एग्जैक्ट फीचर में आपको लेके जाना होता है तो एग्जैक्ट फीचर में लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और अगर जैसे इसको लेके जाना मुझे, मैं एक बार इसको चेंज करूंगा एक, और एक बार CH3 को नीचे लाऊंगा, 2 चेंज। तो अगर ओड नंबर ऑफ चेंज जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होता है, इवन नंबर ऑफ चेंजेस अगर आप करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, ठीक। ये हम पढ़ते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से क्लास में करा रखे हैं लेक्चर्स में। अब देखो, अब क्या करते हैं, कायरल सेंटर जब फीचर प्रोजेक्शन में आ जाते हैं, फीचर प्रोजेक्शन में आप है ना कायरल सेंटर पे नंबरिंग करो अकॉर्डिंग टू CIP रूल। अगर 1 से 2, 2 से 3 चलने पे, अच्छा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लिस्ट प्रायोरिटी आपका कहां है, वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है। तो उस केस में 1 से 2, 2 से 3 चलने पे वो क्लॉकवाइज रोटेशन आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज आ सकता है। क्लॉकवाइज आ तो R, एंटी क्लॉकवाइज आ तो S। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, तो उस केस में 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इस बार एंटी क्लॉकवाइज के लिए S और क्लॉकवाइज के लिए R। अब इस क्वेश्चन में देखो दोनों कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। सबसे पहले ये कायरल सेंटर आपका है, इस पे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन जुड़ा, कार्बन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन की। फिर कार्बन और कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट क्या है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर कार्बन से नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन, लेकिन इसमें कार्बन, तो ये जीत गया। 1 2 3 4 लिस्ट प्रायोरिटी कहाँ आया, वर्टिकल पे। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे नहीं जाएंगे, देखो 1 से 3 पहले आ गया, आपको 1 से 2, 2 से 3 आना, भले ही 4 के 3 होके आना पड़े। तो अब देखो वर्टिकल पे होते हुए कैसा रोटेशन आया, क्लॉकवाइज। वर्टिकल पे क्लॉकवाइज क्या होता है, R होता है। फिर इसके बाद इस कायरल सेंटर पे नंबरिंग करो, 1, ये सेकंड का, ये कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, 2 3 4 लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे। 1 से 2, 2 से 3 घूमो, ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो R होता है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों 2R 3R आ जाएंगे इसमें। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं ना इनकी, ऐसे नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, 2 पे भी R और 3 पे भी R, तो RR कॉन्फ़िगरेशन आ गया दोनों का। ये AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, और कोई भी आएगा अब तो आप इजीली कर दोगे। आंसर इज 1, ठीक। ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था भाई, इसमें थोड़ा सा देखो एफर्ट लगे, मुझे भी समझाने में, आपको भी थोड़ा टाइम लग सकता है, करने में मिस्टेक होने के भी चांस रहते हैं, ठीक। इसमें कुछ लिखना तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, नहीं तो आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ग्लूकोज। ये तो बहुत आसान है भाई, ये हमारा ग्लूकोज है, CHO OH H OH H OH H H OH, ये होता है हमारा डी ग्लूकोज। और इसका मिरर इमेज बना दोगे ना तो बन जाएगा L ग्लूकोज। हालांकि इसने यहाँ पे प्लस ग्लूकोज लिख के दे रखा है, प्लस की बजाय अगर ये डी ग्लूकोज लिखता ना ऐसे, वो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि प्लस और माइनस हम थोड़ा बता सकते हैं। वैसे तो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो कुछ भी लिख सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकता है, लेकिन वैसे डी ग्लूकोज L ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हम बनाना जानते हैं। और इसमें देखो एक कायरल सेंटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, टोटल 4 कायरल सेंटर है, 4 कायरल सेंटर, ठीक। आंसर इज 1, आंसर 1 है। ऑप्शन 4 मत लगा देना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सबको याद भी रहता है, ठीक। ओपन चेन ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर प्रोजेक्शन इज सेम एज डिग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको ना, एग्जैक्ट फीचर प्रोजेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, यानी वही करना पड़ेगा भाई, आपको घुमा फिरा के उसको एग्जैक्ट फीचर में लाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट फीचर में लाने के बाद, यानी वर्टिकल लाइन पे प्रिंसिपल कार्बन चेन और टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर लास्ट कर्नल सेंटर पे अगर OH राइट साइड है तो D, और अगर लेफ्ट साइड है तो L आइसोमर कहलाता है। तो इसमें देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करो एक बार, तो आप इसको इंटरचेंज करोगे तो ये CHO तो आ गया यहाँ पे, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट फीचर नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल का फंक्शनल ग्रुप तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, लेकिन प्रिंसिपल कार्बन ग्रुप नहीं है। फिर चेंज करो, फिर इनको चेंज करो, एक बार में एक चेंज करना 90 का,
CH2OH। अब ये क्या है, ये D है। कितने टाइम चेंज किया, ओड टाइम, इवन टाइम, एक बार दो बार, 90 डिग्री के चेंज किए हैं, ठीक। तो ये भी क्या रहा होगा, डी रहा होगा। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। बाकी आप चेंज करके देख लेना। अब जैसे इसको चेंज करके देख लो, ये ऐसे लाओगे इसको CHO और एक सेकेंड, हाँ ये OH, ये CH2OH, फिर एक बार और चेंज करोगे। कैसे, ये आप फिर इसको यहां ले आओ, ऊपर CHO CH2OH, ये OH ये H, फिर एक बार और चेंज करोगे। ये देखो, ये CHO, ये OH, ये CH2OH, ये H, ये 90 कितने चेंज हो गए, ये 90 का 3 चेंज आ गया, ठीक। और अब ये डी आइसोमर है, लेकिन ये डी थोड़ा है, ये तो एल रहा होगा ना, ये तो एल रहा होगा, क्योंकि 2 बार चेंज कर दिया आपने, ठीक। अब नेक्स्ट देखना, ये वाला करके देखो। अब इसमें एक बार ही चेंज करने से आ जाएगा, ये OH, ये CHO और ये CH2OH, ये H, ये एक बार चेंज करने से आ गया 90 डिग्री का। तो ये L है, तो ये क्या रहा होगा, D रहा होगा, ठीक। फिर एक बार और चेंज करके, अब इसमें और देखते हैं, ये वाला, इसको चेंज करो, इसको इसमें लेके आओ, ये आ गया OH और ये CH2OH, ये CHO, ये H, ये तो D है, लेकिन इसका आंसर क्या रहा होगा, ये तो L रहा होगा, ठीक। तो इसमें 2 L और 2 D कैसे आ गया भाई, ये देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई गलती लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज सेम एज डीग्लिसरैल्डिहाइड। देखो उसको हमने एक बार चेंज किया, CHO CH2OH, ओके, मैंने एक मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे, ये यहाँ पे H था और ये OH था, ये OH था और यहाँ पे ये H था, तो ये L था, यहाँ पे ये D नहीं था भाई, ये L था, ये L था आपका, ये मिस्टेक मैंने कर दी। तो यहाँ पे D आने की बजाय इसका आंसर क्या आएगा, L आएगा। और इसने आपसे पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा है कि D कौन सा है, तो डीग्लिसरैल्डिहाइड ओनली थर्ड आएगा। ये मिस्टेक मेरे से हो गई थी, आपसे भी हो सकती है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये भी आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। सीधा कुछ नहीं करना, कोई भी आपको कार्बोहाइड्रेट दे रखा है उसको एग्जैक्ट फीचर में लेके आया हूं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे, लास्ट कार्बन सेंटर पे अगर OH राइट है तो D आइसोमर, अदर और लेफ्ट में तो L आइसोमर। कर लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन रीजन का है, ऑल द कार्बन एटम्स इन दिस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नहीं, ये वाला sp है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया असर्शन। नेक्स्ट, इन दिस मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, ये बात तो सही है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये सही है। रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट, आंसर इज 4। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी, सब बहुत आसान क्वेश्चन है सेक्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अब इसमें देखो IUPAC ने पूछा है, अब यहाँ पे मेन चेन आपकी यही होगी, क्योंकि ओपन चेन के तो लगा नहीं फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन के लगा। देखो साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें अगर ओपन चेन के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ओपन चेन आपकी क्या हो जाएगी, ओपन चेन क्या हो जाएगी आपकी, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। अगर साइक्लिक के लगा साइक्लिक, देखो अगर साइक्लिक और ओपन चेन, साइक्लिक या ओपन चेन, कौन सी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, कौन सी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट चेन which has सबसे पहला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, और वो भी नहीं है तो मैक्सिमम कार्बन, और वो भी नहीं है साइक्लिक, इफ बोथ हैव सेम कार्बन, ठीक। अब आप बोलोगे सर पहले तो आपने कुछ और बताया था, वो मैंने है ना एरोमेटिक के लिए बताया था, एरोमेटिक में था फंक्शनल ग्रुप अगर एरोमेटिक रिंग के लगा तो रिंग आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन थी, ओपन चेन के लगा तो ओपन चेन आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन थी। और अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ओपन चेन में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन है तो ओपन चेन एरोमेटिक की बजाय आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन थी, इसमें अलग है। ये आपका सीधा एलिफेटिक का है। अब देखो इसमें ये हो गई हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग एज यूजुअल जैसे पहले करते आए हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर इसका, सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका, ऐसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे। तो 2 पे मिथाइल आया तो आप लिखोगे 2 पे लगा सर मिथाइल, 2 मिथाइल। अब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन नहीं है ये,
हेक्स 3 इन है और इन का ई हटा दो और 1 पे ऑल है। अब चेक करो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल, आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। मुझे लगता है इस पैटर्न का क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आएगा और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको टेस्ट सीरीज में करवा दूंगा। क्लास में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं। जिसको ये समझ में नहीं आता एक बार ये वाला थियरी, ये वाला शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो और नंबरिंग आपकी एज यूजुअल यहां पे लिख लेना, नंबरिंग एज यूजुअल, ठीक, जैसे आपने ओपन चेन में करी थी बस। और इसमें ना हम साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो यूज करते हैं। अगर प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो साइक्लो प्रीफिक्स ये आपका ना उसमें यूज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9N, यानी ये आपका ना अमाइन का फॉर्मूला है। ये देखो एक तो सीधा बन गया प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक, एक दूसरा बना दो प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक। अब इसमें ना ये प्राइमरी में हम और कोई चेंज नहीं कर सकते, यही बन सकता है। अब आप इसके सेकेंडरी अमाइन बना दो। सेकेंडरी कैसे, जैसे मान लीजिए हमने इधर रख लिया इथाइल और एक साइड रख लिया मिथाइल, ये बन गया। अब इसमें कोई और चेंज नहीं कर सकते, बोला सर इधर इथाइल इधर मिथाइल, नहीं, ऐसा नहीं बोलते, वो सेम चीज है। नेक्स्ट फोर्थ, अब एक काम करो आप इसको टर्सरी बना दो, ये टर्सरी ट्राइमिथाइल अमाइन, तो ये 4 आइसोमर बनेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो 4 आंसर है कहीं, ये रहा पहले में आंसर 38 का फर्स्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया आपका, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। भाई इसमें क्या है 1 2 3 4, 2 और 1 और 4 पे ब्रोमीन लगा है तो 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, आंसर टू वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाँ ये ठीक है, देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, ये एनसीईआरटी में है, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक, फॉर नीट 2025 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। अब देखो अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, 1 5 पे आ, इधर से करो 1 2 3 1 3 पे आ, और इधर से भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, दोनों तरफ से NO2 की तरफ से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो अब है ना ब्रोमो को मिनिमम नंबर देंगे, लोएस्ट लोकेंट नंबर देंगे या नाइट्रो को, ऑब्वियस बात है ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो 1 2 3, तो क्या बोलोगे 1 पे ब्रोमो 3 पे नाइट्रो, तो 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 ब्रोमो 3 1 3 डाइब्रोमो, नहीं ये नहीं है, 1 3 डाइब्रोमो लिख रखा है, M डाइब्रोमो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ये भी नहीं है, 1 5 डाइब्रोमो भी नहीं है, 1 नन ऑफ दिस आ जाएगा, आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 आइन, 1 ब्यूटीन देखो 3 ही कार्बन का है, ठीक, सॉरी 4 कार्बन का है, तो पहले पे तो डबल बॉन्ड और तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दो, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसकी चारों वैलेंसी पूरी है, इसके पास एक, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 तो हो गए कार्बन हाइड्रोजन के, 5 6 7 सिग्मा है, एंड पाई कितने हैं 1 और 2 3 पाई है, तो सिग्मा इज टू पाई का रेशियो पूछ रहा है, तो 7/3 आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, 7/3 आंसर 3। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। 41 हो गया। नेक्स्ट 42, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। मुझे लगता है इस पैटर्न के क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में आपके पहले चैप्टर में ही, और मैंने क्लास में भी करवा रखा ये नेम तो आपको, ठीक। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, ये आपका ना इसने ऐसे लिख रखा, देखना ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये देखो ये कंडेंस फॉर्मूला है, इसको खोल के लिखना पड़ेगा आपको। कैसे लिखोगे, ये जो कार्बन है इसके ऐसे 3 मिथाइल लगा दिए इसने, ये ऐसे, ये इसने क्या कर रखा है 3 मिथाइल लगा रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट में फिर इसने CH2 लगा दिया, इस CH2 के ये जो कार्बन लगा है इसके फिर इसने 3 मिथाइल लगा दिए,
यही कर रखा ना, ये हो गया। अब देखो सिंपल एल्केन स्टेट चेन आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो, सिमेट्री कंपाउंड है 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे, 2 2 डाइमिथाइल है, 4 4 पे भी डाइमिथाइल है, तो 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल। और ये क्या हो गया, 4 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना एग्जाम में तो बच्चे इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। और देखना जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना एग्जामिनर ऐसे देता, एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको भी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का था, इसको लिख लो फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, एक ये दे दिया एग्जामिनर ने, CH3 ट्वाइस CH C, ये यहां लिख दिया, फिर इसने लिख दिया CH2 ट्वाइस और CH3 ट्वाइस। इसका मतलब देखना क्या है, ये कार्बन, इसके 2 मिथाइल लगी, ठीक, और फिर लगा CH, और फिर उसके लगा CH2 फिर CH और फिर ये C, फिर इसके मिथाइल। अब देखो यहां पे ये जो कमी रहेगी ना, इसकी 3 वैलेंसी हुई, तो इसको पाई बॉन्ड से पूरा करेंगे। इन दोनों की 3 वैलेंसी थी, इसकी भी 3, इसकी भी 3, पाई बॉन्ड से पूरा करेंगे। ऐसे भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आपके आईपीएससी जो पहला चैप्टर है ना ऑर्गेनिक का, उसमें दे रखे हैं और मैंने आपको क्लास में खूब सिखाए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें सिंपल चेन है, स्ट्रेट चेन है, नंबरिंग कर दो, प्रिंसिपल कार्बन चेन ये हो जाएगी मल्टीपल बॉन्ड वाली, 1 2 3, इधर गए 4 5 6, इधर गए 4 5 6, इधर आए 4 5 6, तो इधर आएंगे क्योंकि ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे प्रोपाइल और 4 पे इथाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, और कितने कार्बन है, हेक्स 6 और 1 इन, ये नेम आ जाएगा। आंसर इज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन में, अगर आपको नहीं नजर आ रहा हो तो देखो, कीटो ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप, कीटो की प्रायोरिटी ज्यादा तो 1 2 3 4 5, OH फिक्स का काम करेगा तो 4 पे लगा हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी और पेंटेन और 2 ऑन आ जाएगा, या 2 पेंटेनॉन लिख दो। कौन सा आंसर आ रहा है, पहले वाला आ गया। ऐसा क्वेश्चन मैं शुरू में भी करा चुका हूं आपको, बिल्कुल शुरू में करा था, पहले 10 क्वेश्चन में था शायद। ठीक, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अब इसका यूपीएससी नेम बताना। ये तो सीधा है, स्टेट चेन दे रखा है, एल्केन दे दी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये देखो नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4 पे आ, इधर से करो 2 3 पे आ, तो ये नंबरिंग सही है, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। बहुत इजी नेम मैंने आपसे सेक्शन बी में पूछे। आंसर इज 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 4, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। तो बना के देखो ना, पहला बनाओ 3 ब्रोमोपेंटेन, यार इसको चलो ठीक है ऐसे ही बना देता हूं। ये देखो दोनों साइड इथाइल आ गया, तो ये कायरल कार्बन नहीं, ये और ये सेम हो गया, तो यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। देखो सिंपल स्टेट चेन में है ना, आपको मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर है। नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड यानी 3 का, तो इसमें एक कायरल सेंटर आ गया। इस पे चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट है, एक कायरल सेंटर हो, और जब उस कायरल सेंटर के पास कोई लोन पेयर ना हो, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा 2 ब्यूटेनॉल, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। इसके पास भी देखो इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन OH चारों अलग है, तो एक कायरल सेंटर इसके पास भी है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। 4 देखो 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन, ये देखो 2 3 1 2 और 3 पे डाइब्रोमो और ये पेंटेन। ठीक, तो इधर मिथाइल इधर इथाइल और बीच वाले दोनों कायरल, तो कभी भी इसमें सिमेट्री तो आएगी नहीं, अनसिमेट्रिक कंपाउंड हो गया।
और जब अनसिमेट्रिक कंपाउंड हो उसमें 1 2 3 कितने कायरल सेंटर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें 2 कायरल सेंटर हो गए। तो विच इज नॉट कायरल पूछ रखा था, तो ये भी कायरल है। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल का मतलब होता है अनसिमेट्रिक, ये सारे कायरल हो जाएंगे, ठीक, तीनों। और जिसके पास जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है वो ए कायरल होता है। तो आंसर 1 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, ठीक। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का नहीं तो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये 46 हो गया, इसमें कुछ नोट करना तो कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखो क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका साइज। वो बोल रहा है द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म। नहीं, बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज टॉर्शनल स्ट्रेन। नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो ये होती है आपकी इक्लिप्स फॉर्म, जिसमें एटम के पीछे एटम आएंगे ऐसे, ये इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक। और ये होती है आपकी स्टैगर्ड फॉर्म, जिसमें दूर दूर होंगे, अपोजिट होंगे एटम, ठीक। ये हो गई स्टैगर्ड फॉर्म। देखो एटम के पीछे एटम होगा तो उसमें स्टेरिक स्ट्रेन मैक्सिमम होगी, एसएस मैक्सिमम। और अगर एटम के पीछे एटम होगा तो उनके जो बॉन्ड होंगे उनके बीच में एंगल 0 आएगा, तो उनमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम, टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगी। तो इसमें क्या होगा, एटम एक दूसरे से दूर होंगे तो इसमें स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम और टॉर्शनल स्ट्रेन भी मिनिमम होती है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, पहला रॉन्ग, द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बिकॉज इक्लिप्स कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन। रॉन्ग है, इक्लिप्स तो स्टेबल होती नहीं है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें, सीधी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसमें दोनों ही स्ट्रेन कम है। नेक्स्ट, इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, यही गलत हो गया। Staggered confirmation of ethane is more stable than eclipse confirmation because staggered confirmation has no torsional strain। इसमें ना के बराबर होती है, मतलब 0 होती है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है वो, है ना। उन बॉन्ड, ये बॉन्ड उधर, ये बॉन्ड इधर, तो इनके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन में कोई रिपल्सन नहीं आएगा, ठीक। समझे कि नहीं समझे? तो आंसर 4 इज करेक्ट। ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, ठीक। और ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप कर सकते हो अगर आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है तो, ठीक। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला। प्राइमरी अमाइंस बनाने ओनली, ये अच्छा क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 NH2, एक तो ये हो गया ब्यूटेन 1 अमाइन। चेन अब 4 की रखो, इसमें चेंज करो NH2 की पोजीशन, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन। फिर अब एक काम करो, चेन को छोटा करो, 3 की चेन करो। 3 की चेन करने के बाद एक बार तो बिल्कुल पहले कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन पे NH2 लगा दो, ठीक। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। और एक बार बीच वाले पे लगाओ, ये देखो ये सारे प्राइमरी अमाइन है। ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन आपका, कितने बन गए, 4 प्राइमरी अमाइन बन गए। समझे कि नहीं समझे? तो आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और क्लास में आपको करवाया गया है भाई, इसमें सेकेंडरी अमाइन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे और टर्सरी 1 बनेगा। टोटल 8 अमाइन बनते हैं, जिनमें से प्राइमरी 4 बनेंगे, सेकेंडरी 3 बनेंगे और टर्सरी 1 बनेगा। क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स द पेयर दैट इलस्ट्रेट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा? देखो 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, ये स्ट्रक्चरल है क्योंकि वो फंक्शनल वो पोजिशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक। ये देखो सिस 2 ब्यूटेन ट्रांस 2 ब्यूटेन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, बिल्कुल सही है। डाई मिथाइल ईथर एंड इथेनॉल, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट हो गया। एसीटोन प्रोपेनॉल, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 2। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक। क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल या कन्फर्मेशनल। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। देखो डायस्टीरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स ये होते हैं स्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स
विच आर, स्टीरियोमर क्या हो सकते हैं, GI और OI, स्टीरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो उनमें कोई मिरर इमेज का रिलेशन ही नहीं है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें सिस ट्रांस, सिस ट्रांस क्या है, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, दीज आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक, अब देखो, अब अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में बात करें, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है या एक कायरल, जितने भी कायरल सेंटर है, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, जैसे RR दूसरे का भी RR, तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए, SS SS या RS RS या SR SR, दोनों का सेम सेम आ रहा तो आइडेंटिकल, कंप्लीटली अपोजिट आ रहा है, जैसे ये RR है और इसका साथ ही SS है, या ये SS आ रहा है इसमें, इसमें RR आ रहा है, या ये बोलते हैं 2R3S और दूसरे में 2S3R आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो वो इनेंशियोमर होते हैं। और जो आइडेंटिकल भी नहीं है और इनेंशियोमर भी नहीं है, वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक, तो डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी, क्योंकि इस एग्जांपल समझो ये सिस, ये ट्रांस, सिस और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस से, ड्यू टू पोलैरिटी, क्योंकि सिस पोलर होता है, ट्रांस जनरली इसमें नॉन पोलर है, और ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नहीं, दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस बोल रखा उसने, वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होती, जब मिरर इमेज ही नहीं है तो हम उसको सुपरइम्पोज कराने की बात क्यों करेंगे, सही है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, आंसर इज थर्ड। तो ये था भाई आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो IUPAC और आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सोल्व कर लिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, ठीक, आप उसको लिखो, अपनी मिस्टेक को लिख के देखो, बार बार रिवाइज करो ताकि एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो। मैंने कोशिश की है कि पेपर को नीट लेवल रखा जाए, क्योंकि देखो आइसोमेरिज्म में जितना टफ क्वेश्चन बनाना चाहिए उतना टफ बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाता क्योंकि टफ नीट में आते ही नहीं। आपकी प्रिपरेशन वैसी कराई जाए जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आए और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके, आपकी मिस्टेक भी ना हो। तो आपका अच्छा स्कोर कराने के लिए, ये अच्छे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अच्छा आपका प्रिपरेशन करने के लिए की कोशिश की जाती है पेपर NCERT बेस्ड हो, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड हो। मुझे उम्मीद है ये टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देख के आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मिस्टेक होगी आपने नोट करी होंगी, आप बस इनको एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज करते रहना। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ नोट्स पढ़ेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, मैं गारंटी देता हूं मैं आपका एक भी नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं कटने दूंगा। बस आप फॉलो करते रहें। ठीक है भाई, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।